हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरसी एंड इस वीडियो में बताऊंगा आप सबको अतीत से वर्तमान। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सिलेबस में लिखा है एससीईआरटी ना, तो एससीईआरटी से वहाँ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देख लीजिए, आपको साफ साफ दिखा दे रहे हैं क्या लिखा गया है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशंस कारपोरेशन लिमिटेड पटना। ठीक है, इसी बुक से आपका जो सिलेबस है सब कुछ इसमें कवर होगा। वो हिस्ट्री के टॉपिक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी मैटर आपको हम देंगे, ठीक है, वो आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें हम कोई टाइप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइप करने से होता क्या है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से। ठीक है, तो आपको हम लाइव दिखाना चाहते हैं ये सब चीज़ें, ताकि आप भी देख कर के सब सीखें। ठीक है, यही जो है आपको वहाँ पर मिलेगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा अतीत। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही एक्सप्लेन करेंगे, बाकी छोड़ते जाएंगे, लेकिन शुरुआत जो है अच्छे से करेंगे हम लोग। पहले चैप्टर में लिखा गया है हमारा अतीत, अर्थात इतिहास के विषय में आपको कुछ जानकारी दी जा रहा है। हम जो लिखा गया है पहले उसको पढ़ते हैं। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक, अतीत को जानना यानी बीते हुए कल को जानना इसलिए जरूरी होता है कि अतीत को जानकर ही हम लोग वर्तमान को क्या करते हैं, समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, इतिहास मानव की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसे ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो गई है। हालांकि सही बात है, हमको अपना इतिहास जानना ही चाहिए। ठीक है, देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ही हम लोग पढ़ेंगे, उसको ही समझेंगे। और आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो तो जो बुक में लिखा गया है, ठीक है, उसको हम पढ़ देते हैं अच्छे से, और इससे आपको आइडिया पता चल जाएगा किस तरीके से बुक में लिखा गया है। ठीक है, देखिए, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं, यकीन मानिए कि हम बहुत सारा यूट्यूब में ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा मैटर हमको कहीं नहीं मिला जिस पर हम यकीन कर सकें, 100% विश्वास कर सकें। ठीक है, देखो, आज की दुनिया एक वैश्विक गांव मतलब होता है ग्लोबल विलेज है। ठीक है, इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। सही बात है ना, इतिहास हमको वहीं से मिलता है जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती है, बल्कि कहाँ से मिलती है, जमीन के नीचे दबे हुए पुराने अवशेषों से मिलती है, वस्तुओं से मिलती है, सिक्कों से मिलती है और अभिलेखों में मिलती है। ठीक है, यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल मतलब समझ गए हो ना बात। देखो, बहुत से ऐसे भी समाज हैं, विशेषकर कबायली, देखो लिखा है क्या है, कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में ही जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी भी लिखा नहीं गया है। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी पे हम लोग जो है देखेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। पृष्ठ नंबर 2 पे लिखा गया है, चूंकि आप सभी, देखिए पृष्ठ नंबर 2 में लिखा गया है कि चूंकि आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ है और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानने के लिए जरूरी है। इसे जानना आपके लिए जरूरी है। आप सबको पता है कि जो पहले का मनुष्य था पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था, अर्थात हथियार के रूप में। ठीक है, जो पत्थर का औजार बनाता थे, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपके अगल बगल कोई न कंकड़ पत्थर कुछ मिल जाता है तो उसी से फेंक के मार देते हैं। ठीक है, तो वह तब पर भी उस समय भी मनुष्य का यह पहला आविष्कार माना गया था। ठीक है, उस समय भी जो है
मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य इस युग से मिलने लगते हैं। ठीक है, देखिए पृष्ठ नंबर 4 पे लिखा गया है, बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई है? अपने बिहार में हुई है। ठीक है, इस तरह बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। देख लीजिए, अब क्वेश्चन यहाँ से जो आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो यह पहले चैप्टर का सारांश था, हमने जो संक्षेप में आपको बताया। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या चीज़, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए लिखा गया है 10-20 साल पहले क्या हुआ, यह हमने अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान सकते हैं। 10-20 साल पहले की बात है ना, दादा दादी से जान सकते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। सही बात है ना। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, अतीत से लेकर के वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती हैं, है ना। सही बात। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3 कालखंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 3 कालखंड कौन कौन है? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। ठीक है, काल माने होता है वही समय। अब देखिए नीचे लिखा गया है कि भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 700 से 750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आगे लिखा गया है इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। देखिए पूर्व ऐतिहासिक काल, आरंभिक काल मतलब शुरुआत का काल। ठीक है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। सही बात है। इस काल में मनुष्य ने आग का एवं पहिए का उपयोग किया सीखा। ठीक है, एवं खेती एवं पशुपालन करना सीखा, और इसी समय गांव एवं कस्बे में तथा शहरों का विकास हुआ है। ठीक है, आगे लिखा गया है, देखिए इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ, और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्य काल का अंत हो गया। ठीक है, कि आधुनिक काल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हुआ। ठीक है, कहाँ से? 8वीं शताब्दी से हुआ आधुनिक काल, यानी कि मॉडर्न। जबकि पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देशों के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। देखो साफ साफ लिखा गया, क्या? उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। उपनिवेशवाद का मतलब समझ गए ना? इसके यानी कि उपनिवेशवाद क्या है, तो आप बता सकते हो कि इसके अंतर्गत किसी उन्नत अर्थात विकसित देश
किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। ठीक है, स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जागी। 19वीं सदी के ऊर्ध्वार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन, देखो राष्ट्रीय आंदोलन की बात यहाँ पर चर्चा की गई है, राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ जो सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित हुआ। सत्य अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित रहा। सत्य अहिंसा का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, है ना। अब देखिए आगे लिखा गया है, सन 1947 में, 1947 का मतलब जब देश अपना आज़ाद हुआ, सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। ठीक है, इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करने का अधिकार मिल गया। पांडुलिपि क्या है? देखो, पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती थी। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हो। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इसमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत एवं तमिल एवं कन्नड़ आदि में लिखे गए हैं। आपको हम फिगर दिखा दे रहे हैं, चित्र दिखा दे रहे हैं। ये जो है ताड़पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपि है। ऐसा होता था पांडुलिपि। अभिलेख जो है ऐसा होता है, चट्टान पर खुदा संदेश जो है ऐसे लिखा होता था। प्यारे मित्रों, यदि आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जो है, ताकि आपके लिए हम जो है 1-2 घंटे का वीडियो बना सकें। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।